स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का फोटोमेट्री की कक्षा में। मैं हूं आपका मेंटर किरण सर और मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन का चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। अब ये हमारा पार्ट 4 है। हमने इस चैप्टर के ऑलरेडी 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक को समझा था। अब इस पार्ट में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ताकि हमारा ये चैप्टर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए हमारे लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि क्या कंडीशन है जब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और जो डिस्टेंस हो, है ना, वो सेम हो जाए। यानी डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट के। तो देखो बेटा, अगर एक ऑब्जेक्ट है जो ए से कहा जा रहा है बी तक, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते बच्चे तुरंत जवाब दे देते हैं और बच्चे बहुत बड़ी एक गलती करते हैं। क्या गलती है वो मैं सिखा रहा हूं। ए से कहा जा रहा है बी तक जा रहा है और स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अब वो ए से बी गया। अब बच्चे क्या बोलते हैं, सर स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आता है। गलत। अगर मान लो कि मैं ऐसे ऊपर गया स्ट्रेट लाइन में, फिर वापस नीचे आ गया, ऊपर भी मैं स्ट्रेट लाइन में गया, जब नीचे आया तब भी मैं स्ट्रेट लाइन में आया। अब मान लो मैं यहां तक पहुंच गया, तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने क्या किया? डायरेक्शन चेंज की। तो ऑब्जेक्ट जब एक जगह से दूसरी जगह जाए स्ट्रेट लाइन में विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग, क्या चेंज नहीं करना चाहिए? विदाउट चेंजिंग दी डायरेक्शन, या डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करना है, तब जाके मान लो ये ए से बी तक गया, मान लो ये 40 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस भी कितना आएगा? 40, और ये इनिशियल ये फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ भी कितना होगा? 40। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा? 40 आएगा। तो 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए और डायरेक्शन चेंज नहीं करनी चाहिए। जो सेकेंड वाली बात है, ये ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? भूल जाते हैं। अगला, कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, तो क्या डिस्टेंस भी 0 होगा? बताओ। अरे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कैसे? मान लो कि एक पर्सन है, ए से शुरू हुआ, ठीक है, और ऐसे घूम फिर के ये वापस ए पे आ गया, ठीक है, तो ये बी पे है। ए और बी दोनों सेम ही है। अब देखो, ए इसकी क्या है? इनिशियल पोजीशन, वापस उधर ही आया, यानी बी भी क्या है? इसकी फाइनल पोजीशन। यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस क्या है? सेम है। तो उस सिनेरियो में ये देखो, ये जो पूरा पाथ है ये तो क्या हो गया? डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना हो गया? 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इस केस में? 0 हो गया। क्यों हुआ 0? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशंस क्या है? सेम है। जबकि डिस्टेंस इस केस में 0 नहीं होता है। स्विमिंग पूल वाला भी एग्जांपल है, ऐसा क्वेश्चन आता है ऐसा कि स्विमिंग पूल से एक एंड से सीधा सीधा गया, वापस रिटर्न आ गया, वापस इधर ही पहुंच गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस क्या हो गई? सेम हो गई। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। अब एग्जांपल देके वैल्यू लेके भी समझ सकते हो कि ये जो हमारा स्विमिंग पूल है वो 90 मीटर है, तो गया 90 मीटर, आया 90 मीटर, डिस्टेंस 180 हो गया, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। रेशियो निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू का। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं। अब देखो क्या है, हमें इतना पता है कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ी होगी या इक्वल होगी? किससे? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। डिस्प्लेसमेंट के, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, मैंने छोटा लिख दिया। अच्छा देखो, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट, अब देखो डिस्प्लेसमेंट का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। मैंने पहले लेक्चर में बताया था, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है तो उसको ऐसे लेते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा होगा या इक्वल होगा किसके? डिस्टेंस के। सही बात है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बड़ा? सिंपल सी बात है, तो शॉर्टेस्ट पाथ है। तो देखो ये लेस देन होगा, इसको बोला जाता है लेस देन इक्वल टू। अब तुम्हें क्या करना है? दोनों तरफ डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दो? डिस्टेंस से। तो यहां पर भी मैंने डिवाइड कर दिया किससे? डिस्टेंस से। और यहां पर भी मैंने किससे डिवाइड कर दिया? डिस्टेंस से। डिस्टेंस मतलब उसकी वैल्यू से।
फॉर एग्जाम्पल ये 30 है, ये 40 है, तो 40 से डिवाइड कर दो ऐसा। तो देखो ये डिवाइड होने पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी मेरा रिजल्ट आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है और डिस्टेंस, इन दोनों का जो रेशियो आ रहा है विच इज लेस देन डिस्प्लेस अपॉन डिस्टेंस, कितना हो जाता है, 1 हो गया। यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो आ रहा है ऑलवेज लेस देन 1 नहीं, इक्वल टू और मोर देन 1 नहीं, इक्वल टू और लेस देन 1, ये सही ऑप्शन है। क्या है, या तो इक्वल टू 1 आएगा या लेस देन क्या आएगा, 1 आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, स्टार मार्क करने वाला सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ बॉय हिट फुटबॉल हाई अप इन द एयर। मान लो कि यहां से पॉइंट ए से एक फुटबॉल ऊपर भेजी गई। अब देखो क्या है, ही रन्स एंड कैचेस द फुटबॉल बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। अच्छा, ग्राउंड में आने से पहले देखो फुटबॉल ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, और ग्राउंड पे आने से पहले उसने इसको पकड़ लिया। मान लो इस बी पॉइंट पे उसने बॉल को क्या कर दिया, पकड़ लिया। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। विच ऑफ द टू, द बॉय और द फुटबॉल, हैज ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये फुटबॉल ऐसे देखा होगा, ऐसे कर्व पाथ में, प्रोजेक्टाइल बोला जाता है वैसे तो, ऐसे कर्व पाथ में। तो ये फुटबॉल ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, यहाँ पे आके बॉय ने उसको कैच कर लिया। अब यहाँ से फेंका तो ये हो गई इनिशियल पोजीशन, यहाँ पकड़ा तो ये हो गई फाइनल पोजीशन। बॉय कितना भागा होगा, बॉय जमीन पर ऐसे सीधा 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 भागा होगा, यहाँ तक ऐसे पहुंचा होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो बॉय के केस में ये डिस्प्लेसमेंट है ऐसा। अब बॉल के केस में, बॉल यहां से शुरू हुई, इधर गई यहां पहुंची, तो बॉल का भी यही इनिशियल पोजीशन है और यही बॉल की क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट बॉल का भी यही हुआ। तो ऐसे सिनेरियो में बॉल और बॉय दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। डिस्टेंस बोला होगा तो जाके हम बॉल का ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते, पर बोला तो डिस्प्लेसमेंट है, तो ये इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच का ये सबसे छोटा रास्ता है, तो यही बॉल का डिस्प्लेसमेंट है और यही बॉय का डिस्प्लेसमेंट है। दोनों क्या है, सेम आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अच्छा, ये जो सर्कल वाले सवाल आते हैं ना, यहाँ पे बच्चे फॉर्मूले में बहुत झोल मार देते हैं। अ बॉय मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, what would be distance traveled and displacement when it completes half revolution? सर्कुलर पाथ है। अब देखो ये मेरा मान लो कि ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब हाफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, हाफ रिवॉल्यूशन होता है कि मान लो यहां से शुरू किया तो यहां पहुंच गया बी पर, ए से शुरू किया तो कहां पहुंचा, बी, ये वाला हाफ रिवॉल्यूशन हुआ। सही है, ये हमारा क्या हो गया, हाफ रिवॉल्यूशन। और ये जो ए बी है ये डायामीटर है, तो ये रेडियस हो गया और ये भी क्या हो गया, रेडियस हो गया ऐसा। ठीक है, तो अब मुझे पूछा जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब देखो सर्कल की ये जो बाउंड्री होती है ना, जिसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, इसकी लेंथ होती है 2πr। समझो, ये जो लेंथ है ये पूरी की पूरी, इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, और इसकी लेंथ की वैल्यू कितनी होती है, 2πr। हमें तो हाफ सर्कल ही चाहिए ना, तो हाफ सर्कल का मतलब होता है, डिस्टेंस के केस में बात कर रहा हूं, जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो सर्कुलर पाथ में मूव हुआ, तो वो यहां से कहा गया यहां तक, तो हमें आधा ही चाहिए। तो पूरी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 2πr, उसकी आधी चाहिए 2π, और ये r की जगह इस बार कैपिटल R है, 2 से 2 कट हो गया, तो मेरी कितनी आ गई लेंथ, πr। यानी डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, πr। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो πr। अब बचा क्या मेरा, डिस्प्लेसमेंट बच गया। अरे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट पाथ। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ये रहा शॉर्टेस्ट पाथ, r प्लस r, तो ये कितना हो गया मेरा, 2r। ठीक है, अब ध्यान रखो कई बार बच्चे क्या करते हैं, कैपिटल R की जगह स्मॉल r लिख देते हैं, क्वेश्चन में पहले दे रखा है कैपिटल R। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक हमारी चींटी है, चींटी पहले P से Q गई कहां पर, 8 सेंटीमीटर, फिर राइट एंगल गई Q से कहां पर, 6 सेंटीमीटर। रिजल्ट एंड डिस्प्लेसमेंट, शुरुआत कहां से की, यहां से, तो ये हो गई इसकी इनिशियल पोजीशन, यहां पे खत्म हुआ, ये क्या हो गया, फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, तो ये रहा, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। तो हमें PR निकालना है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, PR के इक्वल होगा। सीधी सी बात है, तो PR हमारा डिस्प्लेसमेंट है, वही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो मुझे तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, मैं पाइथागोरस का इस्तेमाल करूंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर दो। हमारे केस में ये हाइपोटेनियस है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड को हमने क्या बोल दिया, हाइपोटेनियस। अच्छा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब रिमेनिंग दो साइड कौन सी है, PQ का स्क्वायर
प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये मेरी पाइथागोरस थ्योरम है। पी आर तो मुझे निकालना ही है, तो इसको एज इट लेने दो। पी क्यू क्या है 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 64। क्यू आर कितना है 6, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 36, और ये कितना हो जाएगा 100। तो जो हमारा पी आर स्क्वायर है वो किसके इक्वल आया 100 के। स्क्वायर उधर भेज दो तो किसमें हो जाएगा, ये रूट में बदल जाएगा। तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा √100, जो कि किसके इक्वल है 10 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है, याद रखो राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। चलिए, अच्छा मैं ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, मैं तो कर रहा हूं ऐसा, मेरे करने से नहीं होगा। जैसे ये क्वेश्चन दिखे पॉज करो, सॉल्व करने की ट्राई करो। अगर तुम सॉल्व करोगे और फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, मैं और तुम अगर सेम पेज पे है, इसका मतलब तुम्हें वो कॉन्सेप्ट आ गया। तुम अलग से सॉल्व करो, मैं भी अलग से सॉल्व करूंगा ऐसा, फिर आंसर को मैच करो। सिर्फ देखने से बेटा नहीं आएगा, ठीक है? तो मेरे साथ प्रैक्टिस करो। क्या दे रखा है, कब कौन से केस में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड का जो एवरेज स्पीड के इक्वल होता है। वेलोसिटी होती है वो वेक्टर होती है, तो उसका हमें क्या चाहिए होता है मैग्नीट्यूड। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड है वो कब इक्वल होगी। अब ये सवाल तुम्हें खुद दिमाग लगा के करना है। कौन सा, सेम लॉजिक यूज करो जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में किया था। सेम लॉजिक यूज करो जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इक्वल करने के लिए यूज किया था। उसी केस में ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। डन। चलिए अगला बढ़ते हैं हमारा, कि एक एग्जांपल बताओ, एक सिचुएशन लो जिसके अंदर एवरेज स्पीड है वो 0 नहीं है, बट एवरेज वेलोसिटी क्या है 0 है। अब पहले तो आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। सही है। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखो, अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाए 0 आ जाए, तो मेरी वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। टाइम कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो 0 अपन एनीथिंग करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब किस सिनेरियो में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट जहां से शुरू हो जाए, और टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले 30 किलोमीटर के लिए स्पीड कितनी होगी 40, तो पहले 30 किलोमीटर को कवर करने के लिए मेरा टाइम कितना लगा 3/4 आर। अब आ जाते हैं T2। नेक्स्ट जो 30 किलोमीटर है इसको कवर करने के लिए T1 टाइम लगा, इसको कवर करने के लिए T2 टाइम लगा। नेक्स्ट 30 किलोमीटर को कवर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस कितना है 30 और नेक्स्ट की स्पीड कितनी है 20। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं टाइम निकालने के लिए। सॉल्व करने पे आंसर आया 3/2 आर। कितना आया हमारा फॉर्मूला 3/2 आर आ गया। अब देखो यहां से मुझे टोटल टाइम मिल जाएगा। टोटल टाइम क्या है T1 प्लस T2। T1 मेरा कितना है 3/4, T2 मेरा कितना है 3/2। एलसीएम शायद 4 आ जाएगा, ये हो गया 3 प्लस ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो मेरा जो टोटल टाइम आ गया वो शायद आ रहा है 9/4 आर। टोटल टाइम कितना आ गया 9/4 आर। सही है, ऐसा एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम 4 आएगा, 4 1 जा 4 कर देते, ठीक है। अब देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। अच्छा टोटल डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर, ये रख ली 60। टोटल टाइम कितना निकाला 9/4। जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन हो तो क्या करते हैं हम, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4/9, यानी 4 है वो ऊपर चला जाएगा। शायद कैलकुलेट करके तुम एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकाल सकते हो। बहुत इजी है, हमेशा याद रखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर टोटल डिस्टेंस नहीं दे रखी है तो पहले वो पता करो, टोटल टाइम नहीं दे रखा है तो पहले वो पता करो। हमारे केस में टोटल डिस्टेंस दे रखी थी, टोटल टाइम नहीं दे रखा था, तो हमने कैलकुलेट किया, यहाँ कैलकुलेट करके आंसर आ गया। बहुत इजी था। चलिए इसी तरह का हम थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अ कार 30 किलोमीटर पर चलती है, आधे घंटे के लिए 25, 1 घंटे के लिए 40, 2 घंटे के लिए एवरेज स्पीड निकालो। अब ये सवाल तुम्हारे लिए है होमवर्क, प्रैक्टिस करो, इसको प्रैक्टिस करो, आंसर निकालो और कमेंट बॉक्स में लिखो। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है, अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। देखो ए से कहां गया, बी तक गया, ठीक है। कितनी स्पीड से गया 30 किलोमीटर पर आवर। फिर बी से वापस कहां आया, ए पे आया। बी से वापस कहां आ गया, ए पे आया। इस बार स्पीड कितनी थी
20 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस मेरे केस में सेम आ रही है। कैसे? पहले ए से कहा गया बी, फिर बी से वापस कहा गया ए। यहां तक सही है ऐसा? तो दोनों सेम ही डिस्टेंस, ए से बी जाना, बी से ए आना, ऐसा। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी। बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट मेथड है, उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 लाइन में आंसर आ जाता है। बट पहले मैं तुम्हें इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इजी मेथड से, शॉर्टकट से भी। अच्छा, अब देखो, ये ए है और ये बी है। इसके बीच की डिस्टेंस नहीं दे रखी है, ठीक है। तुम्हें टोटल डिस्टेंस भी मुझे नहीं पता है, सिंपल सी बात है। अब मुझे जाने की स्पीड दे रखी है और आने की स्पीड दे रखी है, बट कितना टाइम लगेगा ये तो दे ही नहीं रखा। जाने में, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा नहीं पता, बी से ए तक आने में कितना टाइम लगा मुझे ये भी नहीं पता, ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है मुझे ये भी नहीं पता। तो ना तो मुझे टोटल डिस्टेंस पता है, ना टोटल टाइम पता है। मुझे बस इतना पता है कि जाते वक्त स्पीड इतनी है और आते वक्त स्पीड इतनी है। अब कैसा करें? तो मैंने क्या किया, ए और बी का जो डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया x किलोमीटर। ए और बी का जो डिस्टेंस है वो कितना मान लिया मैंने, x किलोमीटर। तो अब मैं क्या क्या लिखूंगा, मेरे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना निकलेगा। ए से बी गया, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, x किलोमीटर। बी से ए आया, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, फिर से x करेगा। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर कर लिया, 2x किलोमीटर। आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई पी क्यू, ठीक है। अब मुझे टाइम नहीं पता, अब मैं टाइम का वही फॉर्मूला यूज करूंगा। क्या? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन क्या यूज करूंगा मैं, स्पीड यूज करूंगा। तो देखो, मैं पहले टाइम कैलकुलेट कर रहा हूं। ए से बी तक जाने में इसको टाइम लगा है t1। ए से बी तक जाने में इसको क्या टाइम लगा है, t1 टाइम लगा है। तो देखो, टाइम t1 कहां से कहां तक, ए से बी तक जाने में क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस। ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, x है, और ए से बी तक की स्पीड कितनी है, 30 है। तो ये हो गया मेरा टाइम ए से बी तक जाने में। t2 मेरा क्या है, बी से ए तक आने में कितना टाइम लगा, बी से ए तक आने में कितना टाइम लगा। फोकस फॉर्मूला, बी से ए तक का डिस्टेंस कितना है, x है, स्पीड कितनी है, 20 है। तो ये मुझे टाइम लगा बी से ए तक आने में। अब मैं निकाल रहा हूं टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, जाने का टाइम है मेरे पास x/30 प्लस आने का टाइम। आने का टाइम मेरा t2 है ऐसा, तो दोनों को प्लस किया मैंने, तो ये हो गया मेरा x/20। एलसीएम में अगर निकालू तो कितना आएगा, एलसीएम मेरा 60 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 2x प्लस ये कितना हो जाएगा, 3x। मैं ये मान के चलता हूं कि एलसीएम में वो तुम्हें आ जाएगा ऐसा। तो ये 2x और 3x सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5x अपॉन कितना हो गया, 60 हो गया। अब कटिंग कर लो यहां से, तो यहां से कटिंग करने के बाद मेरा आंसर बच रहा है x/12। 5 से 60 कट लो, कितनी बार, 12 जा हो जाएगा। तो मेरा टोटल टाइम कितना आ गया, x/12 आ। चलिए, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को एलसीएम वगैरह थोड़ा सा आता होगा, है ना। जाने का टाइम इतना, आने का टाइम इतना, एलसीएम निकालो, सॉल्व कर दो ऐसा। एलसीएम कैसे निकाला, 60 है, इसको 60 निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो, 2। इसको 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो, 3। 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो 2x, 2 को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। इसको 60 बनाने के लिए 3 से करो, ऊपर 3 से किया तो 3x, नीचे से करो, ठीक है। ये मान के चलता हूं कि फ्रैक्शंस आपको आता है। अब देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हमने माना, 2x है, सही है। और टोटल टाइम कितना लगा हमारे पास, x/12। डिनोमिनेटर में फिर फ्रैक्शन आ गया, रेसिप्रोकेट कर दो तो 2x इंटू कितना हो गया, 12/x। x से x कट तो कितना हो गया, 24 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितनी बनी, 24 किलोमीटर पर आवर बनी है। ये हमारा एक तो कन्वेंशनल वे है। इसको शॉर्टकट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब एक पर्सन ए से बी जा रहा है और बी से वापस कहां आ रहा है, ए पे आ रहा है। ये फॉर्मूला तब लगता है जब पर्सन ए से कहां जाता है, बी पे, और बी से वापस कहां आ जाए, ए पर। घूम फिर के वापस उधर ही आ जाए तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो मेरी एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0। बट क्योंकि मेरा टोटल डिस्टेंस है वो 0 नहीं होगा, तो मेरी एवरेज स्पीड 0 नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत इजी है, कंसेप्चुअल है, आने चाहिए। 1 मार्क्स में, एमसीक्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसा, ठीक है। अब ये सवाल देखो, अ बस कवर्स 250 किलोमीटर दिल्ली से कहां पर, जयपुर में, कितने घंटे,
5 घंटे लगाते हैं, ठीक है, इन द मॉर्निंग। फिर वापस रिटर्न आती हैं कहाँ पर, दिल्ली पे। इवनिंग में सेम डिस्टेंस करती हैं 250, सेम टाइम करता है कितना, 5। अरे बहुत सिंपल हो गया। सबसे पहले लिखो हेडिंग गिवन। सबसे पहले हेडिंग क्या लिखो, गिवन हेडिंग लिखो। अब हम पहले निकालते हैं टोटल डिस्टेंस। टीडी मतलब टोटल डिस्टेंस। जाने का कितना था, अरे 250 था। आने का भी कितना, 250 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 500 किलोमीटर। अच्छा, अब टोटल टाइम कितना लगा भाई, जाने का टाइम इसको लगा 5 घंटे, आने का टाइम भी कितना लगा, 5 घंटे। टोटल घंटे कितने लग गए, 10। नेट डिस्प्लेसमेंट, अरे भाई शुरुआत कहाँ से की, दिल्ली से। वापस आ भी कहाँ रही है, दिल्ली से। जहां से शुरू किया वापस वहीं आ गई। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 किलोमीटर। अब आ जाओ निकालो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस हमारा 500 है। टाइम टोटल कितना लगा, 10 लगा। 50 किलोमीटर पर आर हो गया, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या फॉर्मूला होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। टाइम कितना है, 10 घंटे। 0 अपॉन एनीथिंग, 0 किलोमीटर पर आर। ये बहुत सिंपल था। हमें सिंपल को ऐसा नहीं होता है कि फिजिक्स का मतलब होता है हर बार हार्ड क्वेश्चन आएगा। बच्चों को ऐसा लगता है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल डिफिकल्ट आएंगे, ऐसा नहीं है। इजी भी आते हैं और हम कई बार इजी भी गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लिखना है, यूनिट्स प्रॉपर्ली लिखनी है, गिवन हमें प्रॉपर्ली लिखना है, वो सबके मार्क्स होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। पहले इजी 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 इजी, फिर हार्ड की तरफ, ठीक है। डायरेक्ट मैं हार्ड कराऊंगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस से कम हो जाएगा, फिर बोलेगा सर हमसे तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। ऐसा इजी इजी करेंगे तो हमसे हो जाएंगे, ठीक है। चलो एवरेज स्पीड के ऊपर सवाल और करते हैं हम। एक और है हमारे पास। अच्छा क्या है सवाल, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर, ठीक है। मान लो हम ए से शुरू हो रहे हैं और कहाँ गए हैं, बी पर। कितना डिस्टेंस कवर किया, 30 किलोमीटर कवर किया। कितनी स्पीड से कवर किया, 40 किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम लगा, नहीं पता। फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर, अगले 30 किलोमीटर, बी से सी गए, अगले वापस 30 किलोमीटर आ गया। इस बार स्पीड कितनी है, इस बार स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो पहले 30 किलोमीटर को इतनी स्पीड से कवर किया, दूसरे 30 किलोमीटर को इतनी स्पीड से कवर किया। बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो मुझे पता चल गई 30, और 30 टोटल डिस्टेंस तो मेरी कितनी है, 60 किलोमीटर है। तो गिवन में मेरे पास इतना तो पहले पता चल गया कि मुझे टोटल जो डिस्टेंस दे रखी है वो 30 + 30 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 60 किलोमीटर दे रखा है। बट टाइम नहीं दे रखा है, टाइम नहीं दे रखा है। तो मैं क्या किया कि मुझे पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सीधी सी बात है, टाइम का फॉर्मूला यही हो गया। तो मैंने क्या किया, पहले 30 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगा उसको मान लिया मैंने T1, टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट 30 किलोमीटर, तो उसको T1 मान लो। अब टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस। तो पहले 30 किलोमीटर के लिए डिस्टेंस कितनी होगी, 30। थोड़ा पानी पी लिया, गला मेरा सूख रहा था। तो अच्छा कहां पर थे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टॉली। क्या थे हम, इसको शॉर्टकट करने से देखें ना, किसको हम शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं। तो देखो इसको शॉर्टकट करने के लिए, अगर कोई पर्सन ए से कहां जा रहा है, बी पे जा रहा है, और वापस बी से कहां आ रहा है, ए पे आ रहा है, तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। x मतलब जाते वक्त इसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और y क्या है, आते वक्त इसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। जाते वक्त स्पीड x, आते वक्त स्पीड क्या है, y। हमारे केस में देखो जाते वक्त स्पीड कितनी थी, 30 थी, तो 2 × 30। आते वक्त स्पीड कितनी थी, 20 थी, तो ये हो जाएगा 20। समझे। तो x वापस जाते वक्त स्पीड कितनी थी, x विच इज 30 प्लस ये कितना हो गया, 20। सॉल्व करो देखो कितना हो गया, ये 2 3 जा 6, 6 2 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये 2 जीरो आ गए। डिवाइड में कितना हो गया हमारे पास, 50। 0 से 0 कट हो गया। सॉल्व करो, आंसर कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कभी कभी ये एमसीक्यू में आ जाता है, तो हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये जो सवाल है ना, सर्कुलर वाला, जो मैंने तो पता है यहां पे ऐसा सिखाया था, ऐसा टोटल डिस्टेंस ये कितनी होती है, 2πr होती है। यही किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस के इक्वल होती है, ऐसा
ठीक, इसको यूज करो और इस क्वेश्चन को खुद से क्या करो, सॉल्व करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आपको खुद से सॉल्व करना है। टोटल डिस्टेंस दे रखी है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम, यहां से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अब अच्छे सवाल करते हैं, ऐसा नहीं कि अभी तक किए थे वो अच्छे नहीं थे, इजी थे। अब हमारा बेस बन चुका है तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ 120 किलोमीटर ट्रैक। हमारे पास एक टोटल ट्रैक है, ठीक है, ये मान लेते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हो गया ये 30 किलोमीटर वाला पार्ट, और बचा कितना, पहला 30 है तो बचा कितना 90 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास कितना बच गया 90 किलोमीटर। तो टोटल ट्रैक कितना हो गया 120 हो गया, फर्स्ट 30 किलोमीटर, रिमेनिंग कितना हो गया 90 किलोमीटर। फर्स्ट 30 किलोमीटर को कितनी स्पीड से कवर किया गया है 30 किलोमीटर पर आवर से। फर्स्ट 30 किलोमीटर को कवर करने के लिए जो स्पीड है वो कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। अगला जो 90 किलोमीटर यानी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ना, रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है 90 है, उसको कवर करने के लिए स्पीड नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया वो स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। टोटल 120 किलोमीटर है, पहले 30 किलोमीटर को 30 की स्पीड से कवर किया, अगले 90 किलोमीटर को कितनी स्पीड से करे हमें पता नहीं है, तो हमने क्या मान लिया x मान लिया, ठीक है उसे। और हमें एवरेज स्पीड दे रखी है, एवरेज स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है 120, पर टोटल टाइम पता नहीं है, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालेंगे T1। व्हाट इज T1, पहले 30 किलोमीटर को कवर करने के लिए जो टाइम लगा उसको T1 मान लो। टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस 30 है, स्पीड भी कितनी है 30 है, आंसर कितना आ गया 1 आवर, ठीक है। T2, बचे हुए जो 90 किलोमीटर है इसको कवर करने के लिए टाइम कितना लगा T2। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कितना है 90, बच्चे 90 को कितनी स्पीड से कवर करें हमें पता नहीं है, तो हमने स्पीड क्या मान ली x मान ली, ये आ गया। अब हमारा आ गया क्या टोटल टाइम, बताओ क्या होगा, तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2, दैट इज 1 प्लस 90 अपॉन x। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेते हैं हम 1 मान देते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा इसका x आ जाएगा। अब देखो सीधा सा हम करते हैं, वैसे तो हम डायरेक्टली मैं तुम्हें बता सकता हूँ इसको कैसे सॉल्व, 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है ऐसा, ठीक है। कैसे करेंगे, इस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो x इंटू 1 कितना हो गया x हो गया, प्लस ये एज इट का एज लिख दो, तो ये हो गया हमारा 90 प्लस x अपॉन x, ये टोटल टाइम है। और टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, टोटल डिस्टेंस दे रखी है 120 आ गई किलोमीटर। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम भी आ चुका है। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, टोटल डिस्टेंस है हमारी 120 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना निकाला हमने, ये रहा हमारा टोटल टाइम, दैट इज x प्लस 90 अपॉन कितना हो गया हमारा x। थोड़ा सा ध्यान से देखना अच्छे से, ठीक है। अब देखो एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है, एवरेज स्पीड हमें ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज 60। तो एवरेज स्पीड की जगह मैंने क्या रख दिया 60 इक्वल्स टू 120। अब देखो ये डिनोमिनेटर में पूरा फ्रैक्शन है, इसको रेसिप्रोकेट करो, तो रेसिप्रोकेट करेंगे तो क्या होगा x अपॉन x प्लस 90। अब मैं वो वाला हिस्सा थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं ताकि हम यहाँ तक पहुंच सके, ठीक। ये मैं इरेज कर रहा हूं, ये वाला पूरा हिस्सा हम इरेज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पे मेरा क्या चल रहा है 60 चल रहा है, यहां पे मेरा 120 है, और डिनोमिनेटर में मेरा ये था तो मैंने रेसिप्रोकेट करके कितना कर दिया x प्लस 90। अब ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला गया, तो ये हो गया 60 डिवाइड में क्या आ जाएगा 120 ऐसा, और इधर इक्वल्स टू में क्या बचा x अपॉन x प्लस 90। ये कट हो गया, कितना हो गया 1/2 हो गया, तो ये हो गया 1/2, और ये हो गया x अपॉन x प्लस 90। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 2x, और 1 मल्टीप्लाई होगा किससे x प्लस 90 से, x उधर चला गया तो 2x माइनस क्या हो गया x इक्वल टू में क्या बचा 90। तो x कितना आ गया 90। तो बचे हुए भी किलोमीटर को भी किस
कितनी स्पीड से कवर करना पड़ेगा, 90 किलोमीटर से इसको बची हुई डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा ताकि एवरेज स्पीड कितनी हो जाए, 90 हो जाए। था ना बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स में पूछा जाता है, थोड़ा सा लॉजिकल वे में करोगे तो हो जाएगा। बस हमेशा ध्यान रखो एवरेज स्पीड में हमें ये दोनों क्वांटिटी पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये जो सर्कुलर ट्रैक वाले हैं, अब इन सर्कुलर सवाल को, ट्रैक वाले सवाल को शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको करना चाहिए। अब देखो एवरेज वेलोसिटी, नेट डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट लगाओ, कहां से कहां तक शुरू हुआ ये दिमाग लगाओ। अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है कमेंट में लिख के बताओ कि सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं जरूर कराऊंगा। बट अभी के लिए मैं तुम्हें देके जा रहा हूं कि तुम इस क्वेश्चन की क्या करो, प्रैक्टिस करो। आगे बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। अभी की जो एनसीईआरटी है ना, जो न्यू एनसीईआरटी है, उसके अकॉर्डिंग तो ऐसे सवाल आने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे स्कूलों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सवाल बहुत सिंपल है, बस इसका कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। अब देखो क्या है, एक ब्रिज है जो कि 500 मीटर बड़ा है, और एक ट्रेन है जो कि कितनी है, 100 मीटर बड़ी है, और ट्रेन की स्पीड हमें दे रखी है 30 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड। इस ब्रिज को क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मुझे पता है कितनी है, 30 है, टाइम मुझे निकालना है, डिस्टेंस पता नहीं है, क्या करो? अब देखो ऐसे सवालों में देखो, ये जो ब्रिज का फर्स्ट पॉइंट है, यहां पे जैसे इंजन आएगा वहां से ब्रिज की शुरुआत हो गई। अब इस पॉइंट को पूरी ट्रेन कवर करेगी, समझो। इस पॉइंट से पहले इंजन जाएगा, फिर पहला दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, ऐसा जाता जाएगा, फिर यहां तक आया इस एंड पॉइंट पे ब्रिज के। इस एंड के ब्रिज पॉइंट से ट्रेन का पहले इंजन जाएगा, फिर पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा, सारे क्रॉस करते जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में हमारी जो डिस्टेंस होती है, हमारी जो डिस्टेंस होती है, वो डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ दोनों मिला के होती है, विच इज 600 मीटर। कितने होगा? जब भी ऐसे ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो जो हमारी टोटल डिस्टेंस होती है, ट्रेन है वो पूरी इस ब्रिज को क्रॉस करेगी, तो इस पॉइंट से पूरी ट्रेन जाएगी, इस पॉइंट से पूरी ट्रेन बाहर निकलेगी, तो जो हमारी टोटल डिस्टेंस होती है वो ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ होती है। तो डिस्टेंस आगे मेरी कितनी है, 600 मीटर। टाइम मुझे नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 30 इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 30, 0 से 0 कट, कितना लगेगा, 20 सेकेंड्स। मीटर पर सेकंड में दे रखा है, इसलिए 20 सेकंड में ये ट्रेन है वो पूरे ब्रिज को क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। क्लियर यहाँ तक? चलिए अगले सवाल की तरफ। अब हम एक्सीलरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने एवरेज स्पीड वाले सवाल किए हैं, स्पीड से रिलेटेड किए हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड किए हैं। अब हमारा टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, एक्सीलरेशन से। अच्छा, व्हाट इज द एक्सीलरेशन? जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। अब देखो एक्सीलरेशन तो हम तभी पढ़ते हैं जब हमारी वेलोसिटी क्या हो, चेंज हो। एक्सेलरेशन तो पढ़ा जाता है जब वेलोसिटी में क्या देखने को मिले, चेंज देखने को मिले। यहां पर तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट हो जाती है वेलोसिटी, तब मेरा एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। कैसे प्रूव करें? तो देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है, सही है, v माइनस यू अपॉन टी। मान लो कि पहले वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड बाद, कितने सेकेंड बाद, 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी हुई, 20 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो 20 थी, 10 सेकेंड बाद भी कितनी हुई, 20 हुई। तो देखो बाद में वेलोसिटी कितनी है, 20 है, पहले भी वेलोसिटी कितनी है, 20 है, टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड का, 0/10 करो, आंसर कितना आएगा, 0 ही आने वाला है। तो हमेशा याद रखो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। अगला, When will you share a body in uniform acceleration, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखो पहली चीज तो हमें ये लिखनी है कि ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। किस में जाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में। दूसरा, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये हमें पहले पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये तब होता है जब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो। वेलोसिटी में जो चेंज आने वाला है
वेलोसिटी में, इसको हम डायग्रामेटिकली समझाते हैं कैसे होगा वेलोसिटी में चेंज कैसे। अब देखो, मान लो कि ए से बी तक गया, ए पर वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड और 10 सेकेंड में ये बढ़कर कितनी हो गई 60 मीटर पर सेकेंड, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। फिर बी से सी तक पहुंचा, अब बी तक सी से पहुंचा, वेलोसिटी बढ़ गई 60 से कितनी हो गई 70। कितना टाइम लगा 10 सेकेंड लगा। इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा है। 10 की स्पीड से बढ़ रही है, 10 पहले 50 मीटर पर सेकंड थी, बढ़कर कितनी हो गई 60 हो गई, तो 10 बढ़ी। कितना टाइम लगा 10 सेकंड लगा। मान लो कि टाइम कुछ भी हो सकता है। अब 60 से बढ़कर कितनी हो गई 60 हो गई, टाइम अभी भी कितना लगा 10 सेकंड लगा। सेम टाइम में सेम वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ऐसा बढ़ रही है चेंज आ रहा है। क्या कंडीशन हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड देयर इज अ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसका ऑपोजिट कर लो, मान लो कि पहले 10 सेकंड लगा और बाद में मान लो 90 सेकंड लगा, तो वेलोसिटी में चेंज तो सेम आया बट जो टाइम इंटरवल है वो सेम नहीं हुआ। तो ऐसे सिनेरियो में क्या हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक हम चीज को फिक्स करके चल रहे हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ऐसा स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा तो वैसे ही वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, डायरेक्शन चेंज करेगा तो वैसे ही वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो हमारा एक्सेलरेशन है वो कैसा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। अगर डायरेक्शन में चेंज आता है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ऐसा। अगर मान लो हमारी स्ट्रेट लाइन से चेंज दूसरा कोई टाइप का आ गया, ऐसा जिगजैग मोशन आ गया, तब भी हमारी वेलोसिटी क्या हो सकती है चेंज हो सकती है। वेलोसिटी में अनइक्वल चेंज आना चाहिए। क्या चेंज आना चाहिए अनइक्वल चेंज आना चाहिए, तब जाके वो कैसा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर तुम और थोड़ा अच्छे से पढ़ना और अच्छे से एग्जांपल फाइंड आउट करना, तब तुम्हें ये कुछ टॉपिक है वो लगेगा कि हाँ इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। एक्सीलरेशन से रिलेटेड एक मैं कराऊंगा, एक तो मैं करना है। ये सवाल वो है जिसमें बच्चे यूनिट्स की मिस्टेक करते हैं, सही है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, A driver applies the brake and slow down the velocity of bus from this to this। पहले कितनी थी 80 थी, स्लो होके कितनी हो गई 60 हो गई। तो गिवन हम पहले हेडिंग डालेंगे, बच्चे गिवन नहीं डालते। पहले कितनी थी 80 थी, पहली वाली को हम लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी विच इज 80 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 80 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। 8 5 का कितना होता है 400 अपॉन कितना हो गया 80 मीटर पर सेकंड। मैं अभी फ्रैक्शन में नहीं बदल रहा, फ्रैक्शन में रहने दे रहा हूँ, डेसिमल में नहीं बदल रहा। अच्छा, बाद में कितनी हो गई, बाद में कम होकर हो गई 60, बाद में वेलोसिटी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो 5/18 से। कितना हो जाएगा ये 300 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड। में अभी भी क्या कर रहा हूँ फ्रैक्शन में रख रहा हूँ ताकि डिनोमिनेटर क्या हो जाए सेम। और टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड। अब तुम बोले कि सर हम तो किलोमीटर पर आवर में रख सकते थे। हाँ बेटा रख सकते थे, बट यहाँ पे देखो टाइम किस में दे रखा है सेकेंड्स में दे रखा है, तो फिर यहाँ पर भी इसको किस में बदल दो सेकेंड्स में बदल दो, दैट इज मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन कितना हो जाएगा t। v कितना है, v मेरा है 300 अपॉन 18 माइनस u कितना है 400 अपॉन कितना हो गया 18 और अपॉन में कितना आ जाएगा टाइम 5 सेकेंड्स। अब देखो ऊपर डिनोमिनेटर में 18 सेम हो गया तो 18 रहने दो, 300 माइनस 400 करो माइनस 100 आ जाएगा और अपॉन में कितना है 5 है। अब ये ऊपर न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा, तो माइनस 100 ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा 5 तो पहले से था और 18 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दो और आंसर तुम्हारा आ जाएगा माइनस में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी कम हो रही है, तो यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, ये याद रखना है। नेगेटिव साइन डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये शायद मैंने लेक्चर में बताया था कि ये सब कंडीशन कब अप्लाई होती है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि एक्सेलरेशन एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। चलिए अब देखो यहां पर स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है रेस्ट पे है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी फिर कितनी होगी 6, कितना टाइम लगा 30 सेकेंड। फिर क्या अप्लाई किया ब्रेक अप्लाई किया, तो वेलोसिटी 6 से कितनी होगी 4। अब देखो पहले कहां से स्टार्ट हुई
रेस्ट से वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर क्या अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई करने से वेलोसिटी 6 से कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट पर वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। ये चीज हमें समझ में आ गई यहाँ पर। अच्छा, रेस्ट से 6 तक पहुंचने में कितना टाइम लगा 30 सेकेंड्स लगा। सही है आता। और 6 तक पहुंचने में कितना लगा, 4 से 6 तक पहुंचने में कितना टाइम लगा 5 सेकंड लगा। तो दो केस बन गए। दोनों केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। तो पहले हम फाइंड करते हैं केस 1 की बात की। ये है मेरा केस 1। गिवन लिख दो सारा, क्या क्या है गिवन। गिवन में हम कैसे लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। दिख रहा, ये मेरा केस 1 है, ये मेरा केस 2 है। केस 1 मतलब वो 0 यानी स्टेशनरी से कहां पर पहुंचा 6 तक पहुंचा। तो रेस्ट से 6 तक पहुंचा, तो स्टार्ट कहां से किया, रेस्ट यानी 0 हो गया। फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। और ये काम करने में उसको कितना टाइम लगा 30 सेकेंड्स लगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। अब देखो इसमें दिमाग लगाते हैं, क्या हम केस 1 बोल रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी को u1 मान लो, फाइनल वेलोसिटी को v1 मान लो और टाइम को t1 मान लो। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा a1। तो ये हो जाएगा v1 माइनस u1 अपॉन t1। कितना है हमारा 6 माइनस 0 अपॉन कितना हो गया 30। तो ये हो जाएगा 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोशिश करो इसको डेसिमल में निकालो। ठीक है, बहुत सिंपल है डेसिमल में निकालना। आइए केस 2 की तरफ। अब हम आते हैं केस 2 की तरफ आते हैं। ठीक है, ये केस 1 था, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम कितना दे रखा है। अभी देखो, ब्रेक लगाने से पहले वेलोसिटी कितनी थी 6। ब्रेक लगाने के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई 4। लगाने से पहले यानी ये पहली वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक लगाने के बाद कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। अब ये केस 2 की बात कर रहे हैं हमेशा, तो इसको हम नाम दे देंगे 222 यानी u2 v2 t2। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ये 2 ये 2 ये 2 ये भी 2। सही है। वेलोसिटी कितनी है 4 माइनस 6 अपॉन 5। ये हो गया -1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोशिश करो डेसिमल में निकाल दो। नेगेटिव साइन बता रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन करने के बाद ये मैंने किए हैं, आपको करने हैं। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर दिए तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में।